हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सब के लिए क्लास 12 ज्योग्राफी का 50 वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और आज की इस 50 वायरल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो आपके सामने में बिल्कुल नया है। यानी आपको आज की इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने इससे पहले नहीं बनाए। अगर आप आज की इस क्लास में 50 में से 30 क्वेश्चन की भी आंसर करेक्ट कर देते हैं तो आप सबकी तैयारी अच्छे से हो पाई है। अगर आप लोग का 30 से भी कम होता है तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को पूरा देखिएगा ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और इससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोग इसी तरह से क्लास का बेनिफिट उठा सके और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। यहाँ पे हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि भारत के तट की लंबाई है, तो भारत के कुल तट की लंबाई कितनी है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 7516 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको किलोमीटर में याद रखनी है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, तो 2 को भी देखिए और आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक संख्या में पशुएं किस देश के पास है। तो कौन सी देश के पास सबसे अधिक पशु हैं ये आप सबको बताने हैं। कौन सा होगा, अमेरिका, भारत, ब्राजील या स्पेन। तो यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं भारत हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, तो 3 को भी देखिए और आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि कोंकण रेल मार्ग किस वर्ष से शुरू हुई थी। यानी जो कोंकण रेल मार्ग है ये कौन से वर्ष में शुरू हुई थी आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 3 में कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है यानी वर्ष 1998 ईस्वी में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो 4 भी आ चुका है। क्या पूछा गया है, भारत की सिलिकन सिटी है तो इनमें से कौन भारत की सिलिकन सिटी है, किसको भारत का सिलिकन सिटी के नाम से जाना जाता है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं बेंगलुरु। और जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया था कि आज की क्लास में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके सामने में बिल्कुल नए होंगे। तो अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखिए और आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में नोएडा किस राज्य में अवस्थित है। तो नोएडा कौन से राज्य में अवस्थित है, यानी नोएडा कौन से राज्य का एक शहर है आप सबको बताने हैं। तो 5 में देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, 6 भी आ चुका है। क्या पूछा गया देखिए आंसर कीजिए। तालचर कोयला क्षेत्र है तो तालचर कोयला क्षेत्र कौन से राज्य में है, देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको फटाफट से बताने हैं। बिल्कुल यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उड़ीसा में। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जी हाँ, 7 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या पूछा गया है, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कौन से राज्य में स्थित है, कौन से शहर में स्थित है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे जो 7 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की राजधानी हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, 8 भी आ चुका है। क्या पूछा गया है फटाफट से आप लोग आंसर कीजिएगा। चंडीगढ़ का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर चंडीगढ़ का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 8 में देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 8 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं मोहाली में। आपने सुना होगा मोहाली सॉफ्टवेयर पार्क जो कि चंडीगढ़ में आता है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जी हाँ, 9 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या पूछा गया है, पर्यटन किस प्रकार के क्रियाकलाप का उदाहरण है। यानी जो पर्यटन है कौन से प्रकार के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 9 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं ये तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, 10 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या पूछा गया है, सिंगरैनी का संबंध किस खनिज से है। तो सिंगरैनी कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है आप सबको बताने हैं, कोयला, तांबा, लोहा या जस्ता। तो यहाँ पे 10 में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल आप सबने यहाँ पे आंसर दिया है कोयला, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जी हाँ, 11 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या पूछा गया है, भूगोल शब्द के जनक कौन है, यानी भूगोल शब्द को किसने दिया आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 11 में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इरेटोस्थेनीज। कौन हो जाएगा, इरेटोस्थेनीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जी हाँ, 12 भी आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक निर्माता किस देश से संबंधित है। यानी जो मानव विकास सूचकांक है जिसको एसडीआई भी बोला जाता है, तो इसको यानी इसको किसने दिया था, इसके निर्माता कौन है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत एवं पाकिस्तान दोनों हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया आप सबको राइट आंसर बताने हैं। निम्नलिखित में कौन कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है, यानी कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र आप सबको बताने हैं। तो मरुस्थल भी कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है,
आर्कटिक क्षेत्र भी कम जनसंख्या वाला है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र भी कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र है ये क्या है, ये कम घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है, ये क्या है, ये सघन घनत्व वाला क्षेत्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जी हाँ 14 भी आ चुका है। पूछा गया है कि वृत्ताकार प्रारूप का अधिवास विकसित होता है, तो वृत्ताकार प्रारूप का अधिवास कहां पर विकसित होता है, यानी किसके किनारे पर, किसके सहारे पर होता है, आप सबको बताने हैं। तो मैंने आप सबको बार बार पढ़ा चुका है कि जो झील के चारों ओर जो यानी अधिवास होता है वो होता है वृत्ताकार, इसलिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। जी हाँ 15 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या पूछा गया देखिए और आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। झूम कृषि इंडोनेशिया में कहलाता है, तो झूम कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है, आप सब बताने हैं। तो झूम कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन इंडोनेशिया में जाना जाता है वो हो जाता है यानी लादांग। क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मिल्पा जो है, मिल्पा को यानी मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और रोका इसको ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपको तीनों को याद रखना, एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 15 हो चुका है, आप 16 को देखिए और आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। लांबा प्रसिद्ध है, तो लांबा किसके लिए प्रसिद्ध है आप सबको यहाँ पे बताने हैं। तो 16 में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 16 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लांबा पवन ऊर्जा के लिए नहीं विंड पावर एनर्जी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। जी हाँ 17 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या पूछा गया देखिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको आज की क्लास में 30 से भी ज्यादा क्वेश्चन का आंसर सही करना है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। निम्नलिखित में कौन एक जनसंख्या वृद्धि का कारक नहीं है, तो कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का कारक नहीं है आप सबको बताने हैं। तो 17 में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आवास, आवास ये जनसंख्या वृद्धि का कारक नहीं है, बाकी जन्म मृत्यु और प्रवास है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जी हाँ 17 हो चुका है, 18 को देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि किस वर्ष गेट का नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन किया गया, यानी जो गेट है GAT इसका नाम पहले क्या था, गेट था, लेकिन इसको कौन सी वर्ष में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, W यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको रखा गया। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1995 ईस्वी में। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जी हाँ 19 भी आ चुका है। इसके पूछा गया है कि किस खनिज को भूरा कोयला कहा जाता है, तो कौन से खनिज को भूरा कोयला कहा जाता है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 19 में कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं लिग्नाइट, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जी हाँ 20 भी आ चुका है। इसकी पूछा गया है कि चंद्रपुर तांबा खदान किस राज्य में अवस्थित है, तो कौन से राज्य में चंद्रपुर तांबा खदान अवस्थित है आप सबको बताने हैं। तो 20 में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र में। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जी हाँ 21 स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो इनमें से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है आप सबको बताने हैं। तो 21 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिखाने मात्रात्मक क्रांति ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जी हाँ 22 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है, तो यहाँ पे भी बताने की कौन सा एक क्षेत्र है जो कम घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है। आटाकामा ये कम घनत्व वाला क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी एशिया ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 भी आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, इनमें से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो यहाँ पे जल अभाव ये प्रतिकर्ष कारक है, बेरोजगारी प्रतिकर्ष कारक है, महामारियां प्रतिकर्ष कारक है, लेकिन जो चिकित्सा यानी जो शैक्षणिक सुविधाएं हैं ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जी हाँ 24 भी आ चुका है, देखिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बार बार पढ़ा चुका है। यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं 15 से 49 वर्ष हो जाएगा। जी हाँ तो अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 24 हो चुका है, 25 को देखिए क्या पूछा गया है, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया, तो किसने किया था, तो हम सबने देख लिया था कि वो कौन से थे, भारत और पाकिस्तान के थे, लेकिन वो कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर महबूबुल हक जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। जी हाँ 26 भी आ चुका है, क्या पूछा गया, आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है आप सबको बताने हैं। कॉफी ये भी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है और रबड़ भी रोपण फसल है, लेकिन यहाँ पे जो गेहूं है रोपण फसल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि फूलों की कृषि कहलाती है, तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है आप सबको बताने हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुष्पोत्पादन कहलाती है। क्या कहलाती है? पुष्पोत्पादन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। जी हाँ, 28 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो कौन सी प्रकार की कृषि का विकास किया गया था उपनिवेश वासियों द्वारा? यहाँ पे हो जाएगा 28 में ऑप्शन नंबर डी, यानी रोपण कृषि। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो 29 को भी देखिए और आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो इनमें से कौन सी एकल कृषि नहीं है आप सबको बताने हैं। डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि। तो यहाँ पे 29 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो मिश्रित कृषि है ये एकल कृषि नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जी हाँ, तो 30 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे कर्तनधान कृषि भी कहते हैं। जी हाँ, कौन सी कृषि को कर्तनधान कृषि भी कहा जाता है? यहाँ पे 30 में कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जी हाँ, आदिम निर्वाह कृषि को। जी हाँ, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। और इससे पहले आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, क्योंकि मैं आज की इस क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको 50 में से 30 से भी ज्यादा क्वेश्चन के आंसर सही करना है, इसलिए आप लोग क्या करना है, सही से आंसर करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे 31 को देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में स्वामित्व व्यक्तिगत उत्पादन का होता है? तो कौन सी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व व्यक्तिगत होता है आप सबको बताने हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यानी जो व्यक्तिगत स्वामित्व होता है वो व्यक्तिगत हाथ, इन लोगों के हाथों में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 भी आ चुका है, देखिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो इनमें से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो व्यापार है ये तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। जी हाँ, 33 आ चुका है स्क्रीन पे, देखिएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप सबको यहाँ पे बताने हैं। पूछा गया है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को? यहाँ पे 33 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। जी हाँ, 34 स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो कौन सा क्रियाकलाप है जो चतुर्थ सेक्टर से संबंधित आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विश्वविद्यालय शिक्षक हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में पूछा गया है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 35 हो चुका है, 36 को देखिए पूछा गया है कि विरध ट्रंक मार्ग का संबंध है। तो विरध ट्रंक मार्ग का संबंध किससे आप सबको बताने हैं। तो 36 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से। तो आप देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को। जी हाँ, 37 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या पूछा गया है, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। तो किस प्रकार के प्रमुख समुद्री पत्तन है आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी विस्तृत पत्तन है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 आ चुका है। पूछा गया है कि भारत एक सदस्य है, तो भारत एक किसका सदस्य है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नहीं साफ्टा का। जी हाँ, तो भारत एक क्या है, साफ्टा का सदस्य देश है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। जी हाँ, 39 में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पे 39 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 121 करोड़। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को। 39 हो चुका है, 40 को देख लीजिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। जी हाँ, तो पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो है काम और बेरोजगार, यानी काम और रोजगार, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को। 41 में पूछा गया है कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है, यानी जो भारत में पुरुष प्रवास करते हैं इसकी जो धारा है वो कौन सी धारा है, यानी ग्रामीण से ग्रामीण की ओर प्रवास करते हैं, या नगरीय से ग्रामीण नगरीय की ओर, या ग्रामीण से नगरीय की ओर, या नगर से ग्रामीण की ओर। यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोग ग्राम से नगर की ओर प्रवास करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय। आप देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर
टू को। 42 में क्या पूछा गया देखिएगा और आंसर कीजिएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बार बार करा चुका है कि भारत का कौन सा पोजीशन था 2011 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 134वां पोजीशन था। आप देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को। 43 में क्या पूछा गया है आप सबको यहाँ पे बताने हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है। तो कौन से राज्य जहां पर 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम यानी लोग हैं, कम बच्चे हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। जी हाँ 44 भी आ चुका है। स्क्रीन पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। आगरा नदी के तट पर है, पटना भी है, कोलकाता भी, लेकिन भोपाल नहीं, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को। 45 में क्या पूछा गया यहाँ पे आप सबको बताने हैं। निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है। तो कौन सी बस्ती होती है, मैंने आपको बता चुका है कि सड़कों के किनारे होगा या नदियों के किनारे होगा या नहरों के किनारे होगा। तो वहां पे होगा रैखिक यानी जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को। जी हाँ 46 आ चुका है। क्या पूछा गया देखिएगा और आंसर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीमांत भूमि। आप देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को। 47 में क्या पूछा गया देखिए और आंसर कीजिए कौन सा राइट होगा। इनमें से किस देश में चावल की उच्च उत्पादकता वाली किस्में विकसित की गई थी। जी हाँ कौन से देश में की गई थी यहाँ पे आपको बताने हैं। बिल्कुल 47 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी फिलीपींस में। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 भी आ चुका है। पूछा गया है कि जल है तो जल कैसा संसाधन है आप सबको बताने हैं, जैव, अजैव या अनवीकरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जल एक अजैव संसाधन है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। जी हाँ 49 आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। कौन से राज्य में है, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी असम राज्य में है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 49 हो चुका है। 50 को देख लेंगे जो कि आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का जो अनवीकरणीय स्रोत है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ यानी तापीय ऊर्जा, ये क्या है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। बाकी यहाँ पे ये सारे क्या है ये नवीकरणीय स्रोत हैं। जी हाँ तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आप सबको ज्योग्राफी का 50 वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके सामने में बिल्कुल नया था। और मैंने कहा था कि आप लोग 50 में से 30 के अगर भी आंसर कर देंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो पाई है। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आप लोगों ने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। क्योंकि आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चन लेकर आया था ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। इसलिए आपने पूरा क्लास को नहीं किया तो आपको फिर से कर लेना है। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप लोग इसी तरह से क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो यहां तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।